नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद से। यूपी के फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र के बहोरीपुर गांव में अराजक तत्वों ने शिव मंदिर की मूर्ति और नंदी को खंडित कर पास के गड्ढे में फेंक दिया। सुबह जब ग्रामीणों ने मंदिर और मूर्तियां टूटी और सामान अस्त व्यस्त देखा तो आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने ग्रामीणों को मंदिर में नई मूर्ति स्थापित कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश जारी है। आज 27 अगस्त 2025 को करीब सुबह 7 बजे थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में एक कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि बहोरीपुर पुलिया के पास, जो थाना जहानगंज और छिबरामऊ हाईवे के साइड में पड़ता है, वहाँ एक शिव मंदिर है, जहाँ रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। मौके पर तुरंत पुलिस फोर्स पहुंची और दोषी व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। गांव वालों की सहायता से मूर्तियों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है और दोषी व्यक्ति के पकड़े जाने पर कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के लखनऊ स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित दीक्षांत परेड में प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने भाग लिया और मान प्रणाम ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षु डिप्टी जेलर, जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक और जेल वार्डर शामिल हुए। कुल 131 प्रशिक्षार्थियों ने अनुशासन परेड और दक्षताओं का प्रदर्शन किया। मंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि कारागार केवल बंदी गृह नहीं बल्कि सुधार गृह है, जहां कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान प्रशिक्षण के महत्व और सेवा भावना पर भी बल दिया गया। डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर दारा सिंह जी। सर, आज का आयोजन किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि प्रशिक्षण काफी लोगों को दिया गया, काफी लोगों को आपने पुरस्कृत भी किया था, तो क्या इसका पीछे कारण है? ये तो हमारे लिए और हमारे विभाग के लिए ये गर्व की बात है और गौरव का क्षण भी है कि 1940 का ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जो है कारागार प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ नॉट ओनली यूपी का सवाल छोड़े देश का, ये एशिया फेम का रहा है, जहाँ दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके जाते रहे हैं। और आपने देखा कि 1940 में किस सोच के साथ अंग्रेजों ने इसकी आधारशिला रखी होगी, जब पूरे देश की जो शासन प्रणाली जो है जेल से संचालित होती थी, उस जमाने का प्रशिक्षण संस्थान है कि कितने योग्य लोग, और आपने भी अपनी आँख से देखा होगा जिस तरीके के हमारे जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं, हमारे सभी उस्ताद हैं, प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, कितनी मेहनत करके इससे बच्चों को तैयार किए होंगे, उनको जो नैतिक के विकास के लिए काम किया होगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिन में यह जो कारागार जो है, जहाँ अब दो देश के कोने कोने से मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश ने देश का रोल मॉडल बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कारागार डिपार्टमेंट जो है, लोग यहाँ देखने आ रहे हैं यहाँ किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से और क्राउडिंग को दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके उनके नैतिक विकास के लिए स्किल दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास हमने किया है। जिस तरीके से एजुकेशन से लेकर के उनके स्किल देने के लिए हम लोग ओपन जिम का, उनको मानसिक विकास और शारीरिक विकास के लिए ओपन जिम, डिजिटल लाइब्रेरी हर तरीके की व्यवस्था जो हम कर रहे हैं। अब जैसे आपके आने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ पे काफी मतलब बदलाव हुआ। जैसे अगर देखा जाए तो कुंभ में भी आपने जेल में व्यवस्था कराई थी, रक्षाबंधन, कोई भी त्योहार आता है तो वहाँ पे त्योहार मनाया जाता है अच्छे से। और क्या बदलाव देखने को मिलेगा आपके? देखिए, इस तरीके से अपने आप में देखा जब जेल में, जब कुंभ, जहाँ दुनिया के लोग यहाँ पे 62 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पे आके स्नान करके डुबकी लगा करके आज दुनिया में जो है इसका सम्मान पूरे देश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कुंभ का। और आपने देखा कि बाहर के लोग तो जा सकते थे कि जेल में कैदी जो किसी विधि कारण से जो जेल में बंद होने के नाते वो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों से बात करने के बाद इस नतीजे में पहुंचे कि हम वहाँ से गंगा जल ला करके, और कितने पूरे कोई हिंदू मुसलमान सारे लोगों ने मिल करके ये कुंभ में पवित्र गंगा जल से स्नान करके अपने को जो मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और उसी तरीके से हम पूरे प्रदेश के कारागारों में जिस तरीके से भी रक्षाबंधन का त्यौहार था, हमारी बहुत सारी बहनें थी जो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधना चाहती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में जो है पूरे प्रदेश से, चाहे भैया दूज का हो चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
कृष्णजन्मी भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस तरीके का प्रयास हम कर रहे हैं। जेल को नैतिक विकास उनका करने के लिए हमने कैदियों को और उनके शारीरिक विकास के साथ-साथ वो समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारे विभाग के लोग कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे शहर में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान जी, जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ के कैदियों को बहुत सारे रोजगार देने का भी काम करेगा। और आपको बता दूं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे वो त्योहार हो, चाहे कुंभ हो, हर तरह के बदलाव में दारा सिंह चौहान कैदियों के साथ मौजूद रहे। सुमित श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र खालापार में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मोहम्मद आहद और मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया। यह गिरोह बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर हर महीने 30 से 40 हजार फर्जी कॉल करता था और एडवांस रकम वसूलता था। पुलिस ने मौके से 20 मोबाइल, लैपटॉप व अन्य सामग्री जब्त की। कॉलिंग कार्य के लिए कई युवतियों को सैलरी पर रखा गया था। यह सेंटर गुप्त रूप से चल रहा था ताकि बाहरी लोगों को भनक न लगे। पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और जांच जारी है। 1930 के माध्यम से एक कंप्लेन प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना क्षेत्र खालापार में एक कॉल सेंटर चलने की सूचना तस्दीक हुई थी। इसमें एएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वहां पे मौके पर रेड किया गया, तो वहां से पूरा एक कॉल सेंटर बरामद हुआ है, जहां से 3 लैपटॉप, लगभग 20 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स और लगभग 30 के आसपास सिम बरामद हुई है। ये जो यहाँ पे इसको 2 लोग चला रहे थे, ये दोनों लोगों ने बहुत सारी लड़कियां यहाँ एम्प्लॉयज़ के तौर पे रख रखी है, जो पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को फ़ोन करते हैं और उनको जॉब दिलवाने के नाम पे उनसे एडवांस सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा लेते हैं। ये सिक्योरिटी मनी 2500 से 5000 के बीच में रहती है और फिर उसके बाद में उनकी जॉब ना लगवा के और उनके जब वो पैरवी करते हैं तो इनके नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर देते हैं। यूपी के बरेली में छांगुर गैंग जैसी कार्यशैली वाले धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गिरोह के सरगना अब्दुल मजीद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ब्रेन वॉश कर लोगों का धर्मांतरण करता था। ब्रिजपाल नामक युवक और उसकी बहन को निशाना बनाकर एक मुस्लिम लड़की से विवाह और बहन का निकाह कराया गया। गिरोह का नेटवर्क देश भर में फैला है। एक अंधे प्रोफेसर को भी फंसाया गया, जिसकी मां की शिकायत पर मामला सामने आया। एसएसपी अनुराग आर्या और इंटेलिजेंस यूनिट की सक्रियता से पुलिस ने कार्रवाई की और मामले की जाँच जारी है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध और जो संगठित अपराध करने वाले अपराधी हैं, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में थाना इज्जत नगर में ऐसा एक गैंग जिसमें 5 मेंबर हैं जो हनी ट्रैप करता था, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थाना इज्जत नगर में और इसमें टोटल 5 इस गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसकी थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बता देता हूं। एक जो पीड़ित इसमें है, पीड़ित 24 तारीख को यानी कि कल थाने पर आए अपनी कंप्लेन लेकर और उसने बताया कि किस प्रकार एक महिला ने उसके साथ में पहले बातचीत आरंभ करी और लगभग 2 महीने तक वे दोनों बातचीत करते रहे और अलग अलग जगह वो घूमने भी गए। इसके उपरांत प्लान के मुताबिक उस महिला ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और एक होटल में जब ये दोनों गए हुए थे तो उस समय इसको फिर बंधक बना के इसको जो पीड़ित है इसको स्कॉर्पियो गाड़ी में इसको लेकर गए और इससे जबरदस्ती टोटल 25,000 रुपए इससे ले लिए गए। यूपी के बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के अगवानपुर में करोड़ों की लागत से बनी वृहद गौशाला में गौवंश भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान कैलाश सिंह व सचिव इरफान अहमद पर है, लेकिन व्यवस्थाएं बेहद खराब है। न हरा चारा है, न पीने का पानी और न जानवर कीचड़ में खड़े रहने को मजबूर है। आरोप है कि 600 गोवंश के नाम पर अनुदान लिया जा रहा है, जबकि मौजूद संख्या लगभग 400 ही है। सरकार की योजनाओं के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही से गौवंश की हालत बेहद दयनीय बनी हुई है। नहीं, इसमें देखिए शासन और प्रशासन गौशालाओं में गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयासरत है। सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं जिसके अंदर गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है और गोवंश को पालने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत उनको दूध उत्पादन के लिए अच्छे गोवंश पालने के लिए सुविधाएं दी गई है, जिसका वो सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिया जा रहा है। रही बात गौशालाओं के संचालन के लिए, तो कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय जो है हमारे वो उनको प्रबंधन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रयास ये भी किया गया है कि
उनको हरा चारा रेगुलर मिले, तो उसके लिए जो गोचर पशुचर भूमि है उसके अंदर ऑलरेडी कराई गई है। हर गौशालाओं को उनके साथ लिंक किया गया, टैग किया गया। अभी जनपद में हमारे पास 104 हेक्टेयर भूमि पे मतलब हरा चारा उत्पादन किया जा रहा है, जो डिफरेंट गौशालाओं में उनके साथ अटैच किया गया है। अब रही बात पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्ध कराए जाने के लिए, गायों के लिए हम आए दिन आगे खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये गौशाला की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में जो गौशाला लगती है उसका नाम है वृद्ध गौशाला अरमानपुर में। इसमें जो है गायों को ना तो हरा चारा दिया जा रहा है, केवल भूसे पे गाय जिंदा है। तो ये हर जगह की यही समस्या है। अब सरकार जो है हर गाय को जो है प्रति 50 रुपये प्रति गाय को देती है, जिसमें कि इस समय जो प्रधान जी बता रहे हैं कि 600 गाय हैं, पर वहाँ पे जब जाके गिनती करी गई तो वहाँ पे 450 के लगभग वहाँ पे गाय पाई गई। तो ये चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा गलत है कि 600 की संख्या में आप पैसे ले रहे हैं और गाय भी वहाँ पे जो है कम है। तो मैं आप सब लोगों से यही बस ये बात कहना चाहूँगा कि इस गौशाला में जो है जो गौवंश की संख्या है वो अधिक बताई जा रही है, जो कि अधिक नहीं है। अनुदान भी उतने का जाएगा जितने 592 में, जब महीने में इनको डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो उसी आधार पर बनते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुछ गोवंश ऐसे हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है, उसका भी आप जो अनुदान ले रहे हैं। नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है जी। जो टैग लगाने का काम है और ये नेट पे चढ़ाने का काम है या सहभागिता में जाने के बाद माइनस करने का काम है, वो हॉस्पिटल वालों का है। उस काम को वो लोग करते हैं। हरे चारे की क्या व्यवस्था है? जैसे कि अभी देखा गया कि आपके उसमें जो पशुशाला जो बना रखी है आपने, उसमें कोई भी हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, हरे चारे का एक टाइम होता है डालने का। फिलहाल आपके सामने आप मोबाइल भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। चारा कटना जो है बंद हुआ, चारा डालना शुरू हो जाएगा हरा चारा। तो भूसा हरा चारा डाला जाएगा और चोकर मिलाया जाएगा। ये बताएं, आपके जानवर आपके गारे और कीचड़ में क्यों खड़े हैं? नहीं, गारे कीचड़ में ये है जो बाहर खुले में खड़े होने की जगह है। पशुओं को इकट्ठा उधर निकालते हैं जब सफाई करते हैं, इधर से शेड बने हुए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी पर बने पंचाल घाट पुल की जर्जर हालत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता दीपक द्विवेदी द्वारा दाखिल इस याचिका में बरेली इटावा राजमार्ग पर स्थित इस पुल की खराब स्थिति और बड़े गड्ढों से यातायात जाम और दुर्घटनाओं की आशंका जताई गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि NHAI ने मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए, फिर भी स्थिति नहीं सुधरी। रामनगरिया मेले जैसे योजनाओं में लाखों श्रद्धालु इस पुल का उपयोग करते हैं। उच्च न्यायालय इस गंभीर मामले की जल्द सुनवाई कर सकता है। एक बार निकले थे, देखा पुल पे जो है कई फुट के हिसाब से करते हैं और ऐसे स्थिति है कि किसी दिन बड़ी जनहानि हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। एक तो उस पर तमाम भारी भारी वाहन निकलते हैं, ट्रक बसें सब उसी से जाना है। सिग्नल एकमात्र रास्ता है इटावा बरेली हाईवे। और दूसरा अभी एक और समस्या ये थी कि अभी 3 महीने पहले 50-60 लाख रुपए लग के की मरम्मत कराई गई और मरम्मत के बाद वो 15 दिन भी नहीं चला। उसमें जो है सारे ज्वाइंट जोड़े गए थे, कई दिन काम बंद रहा था, पहले भी ट्रैफिक बंद रहा था, वो कराया गया। तो केवल जनहानि, बड़ी जनहानि रोकने के लिए, और ये जो रुपया पीछे गया है कहाँ गया कि उसकी जेब में गया, उस वजह से किया जाता है। पैसा लगाया जाता है सुधारने के लिए, उसकी जाँच हो, मुख्य उद्देश्य 2 है, जांच हो, कार्रवाई की जाए। तीसरा ये कि स्कूल को इस स्थिति में रखा जाए तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना न हो। PIL डालने के बाद क्या कार्रवाई होती है? PIL डालने के बाद अभी उसमें सेतु निगम को और जिलाधिकारी को, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस गया और उनका जवाब आया। यूपी के चंदौली में बाढ़ पीड़ितों के बीच रेड क्रॉस की टीम पहुंची। चंदौली में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उप मुख्यमंत्री और रेड क्रॉस सोसाइटी यूपी के चेयरमैन के निर्देश पर रेड क्रॉस टीम ने दौरा किया। चेयरमैन अजय सिंह स्वयं डॉक्टर की टीम के साथ तटवर्ती गांव में पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने दावा, चिकित्सा और राहत सामग्री देने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि इन इलाकों में कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक टीम मौजूद नहीं थी, जिससे ग्रामीणों ने सीधे रेड क्रॉस टीम से मदद की गुहार लगाई। मौके पर सुदर्शन न्यूज की टीम ने भी हालत का जायजा लिया। रेड क्रॉस सोसाइटी अभी हम लोगों को प्रदेश से भी निर्देश आया है
और ज़िले में सारे लोग आपस में बैठक करके सीएमओ साहब के सहयोग से हम लोगों को भेजा भी गया है। आज हम लोग इसी के सर्वे करने आए हैं। अब जो ही बाढ़ ख़त्म होगा तो ही तमाम बीमारियां अपने आप पहुंच जाएंगी, चाहे वो बुखार से संबंधित हो, चाहे हैजे और कालरा से संबंधित हो। इन सब बीमारियों को लेकर के हम लोग भी यहाँ पर पहुँच करके रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दवाओं का वितरण किया जाएगा। चंदौली मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूरी है, मटपुरवा गांव है और हमारे पीछे ये नदी है। ये नदी कम से कम हज़ारों एकड़ फसल, जो धान की फसल है, उसमें डुबो दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के कैलाश खरवार जी विधायक हैं, वो तो मौके पे नहीं आए अन्नदाता किसानों का दर्द जानने के लिए, लेकिन ब्रजेश पाठक के निर्देश पर, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके निर्देश पर रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम आई है और इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या देखा और किस तरह से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे बड़ी बात तो सुदर्शन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आप रेड क्रॉस सोसाइटी के यहाँ के चेयरमैन हैं चंदौली जनपद के जी, और ब्रजेश पाठक की तरफ से क्या निर्देश मिला है आपको? माननीय मंत्री जी के तरफ से तो पहला निर्देश है कि जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है सर्वे करना है। सर्वे करके जो प्रभावित लोग हैं उनकी सूची तैयार करके तत्काल राहत सामग्री उनको पहुंचाना है। और राहत सामग्री के साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं जो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के कोषाध्यक्ष हैं, इनके तरफ वहाँ पर भी डॉक्टर की टीम भी उपलब्ध होगी। इसके बाद जो बीमारियां पैदा होंगी, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हैजा है, अब पानी का जल स्तर जैसे जैसे ख़त्म होगा, हटेगा, बीमारियां अपने आप पैदा होंगी। तो मेडिकल की तरफ से भी हम लोग पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग हम लोग कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई राजस्व की टीम नहीं आई है और यहाँ के जो कैलाश खरवार माननीय विधायक बोले जाते हैं वो भी मौके पे नहीं आए हैं, जबकि जनता और यहाँ के जो किसान हैं, दाता किसान हैं, जबकि जनवरी को धान का कटोरा बोला जाता है। ऐसे में धान का कटोरा कैसे होगा जब बाढ़ से सारे किसान परेशान होंगे, जो यहाँ पे धान की बीज है वो सब सड़ जाएगी, गल जाएगी। और इसके लिए आपको क्या निर्देश मिला है, इन लोगों को कैसे मुआवजा मिलेगा, आप इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो चिंता का विषय है कि वोट के लिए सारे प्रतिनिधि हर गांव में पहुंचते हैं, लेकिन आज गांव वाले पीड़ित हैं। इनकी समस्या का समाधान करने के लिए सभी को यहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन अभी जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी केंद्र से जो आदेशित है, इनको केवल राहत सामग्री और मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा के लिए ही हम लोग आए हैं। तो अभी रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अजय सिंह से बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री, उनका निर्देश था कि आप लोग गांव में जाइए, जो अन्नदाता किसान पीड़ित हैं उनका कुशल जानिए और हमें सूचित करिए, जैसे होगा हम उनको मुआवजा उपलब्ध कराएंगे। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला अफसर प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मेरठ मवाना में किसान नेता प्रदेश सचिव मोनू पवार घौरिया ने गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर सबसे पहले दूध और जल से स्नान कराकर माल्यार्पण कर नमन किया और अपने आवास और अनेकों कार्यक्रम में गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जयंती पर गुज्जर का इतिहास बताया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। नमस्कार साथियों, मैं मोनू पवार गुर्जर किसान नेता के रूप में राजनीतिक जीवन जी रहा हूं और पार्टी में, समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन में प्रदेश सचिव, गुर्जर संगठन में प्रदेश प्रमुख महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। अनेकों संगठनों में अनेक जिम्मेदारी, समाज की जो जिम्मेदारी है वो हम निभा रहे हैं। और आज हमारे दादा परम श्रद्धेय मिहिर भोज जी की जयंती है और अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ। और आज हमने भी जगह जगह जाकर, कई गांवों में जाकर, कई कस्बों में जाकर कार्यक्रम की और एक जयंती जो धूमधाम से मनाई जानी थी वो बहुत अच्छे धूमधाम तरीके से मनाई गई। लेकिन दुख इस चीज का है कि शासन प्रशासन हमारे महापुरुषों की जयंती बनाने पर रोक लगाने का काम कर रहा है। हमने परमिशन मांगी कि यात्राएं निकाली जाए, लेकिन यात्रा की परमिशन नहीं हुई। हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ नेता, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। यूपी के फर्रुखाबाद से एसपी आरती सिंह के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत फर्रुखाबाद पुलिस की अंतर जनपदीय अपराधी से मुठभेड़ हुई। करहल मैनपुरी निवासी बदमाश सिकंदर को पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी फरार हो गया।
देर रात चेकिंग के दौरान बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग की। घायल बदमाश को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया। अपर एसपी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह कायमगंज क्षेत्र की चोरी की घटना में वांछित था। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु रात एक विशेष अभियान चलाया। उसी अभियान के तहत कायमगंज पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कायमगंज पुलिस में देर रात चेकिंग की जा रही थी। ग्राम पतौरा से नरसिंहपुर जाने वाली बम्बा पे एक मोटरसाइकिल बहुत तेजी से चला रहा था। उसको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया। उसने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। 2 व्यक्ति थे। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, एक व्यक्ति फरार हो गया अंधेरे का फायदा उठा के। जो एक व्यक्ति घायल हुआ है उसका नाम सिकंदर है, जो कि करहल मैनपुरी का रहने वाला है। उसके खिलाफ लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। वो अंतर जनपदीय अपराधी है। इसके पहले थाना कायमगंज क्षेत्र में उसके द्वारा 50,000 रुपये की चोरी की गई थी। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, 6,000 रुपये, एक तमंचा, कुछ खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र स्थित मेरीगोल्ड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आम आदमी पार्टी नेता कुंज बिहारी निषाद की मौत के बाद परिजनों और समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन भीड़ के बेकाबू हो गई और पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसमें इंस्पेक्टर शशि भूषण राय घायल हो गए। कुंज बिहारी पर 23 अगस्त को अभिषेक पांडे समेत कई लोगों ने हमला किया था। घायल होने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुंज बिहारी निषाद द्वारा ये तहरीर दी गई कि बिल्डिंग मटेरियल के पैसे के लेन देन को लेकर कुछ व्यक्तियों ने उन्हें मारा पीटा है तथा उन्हें चोटें आई। यह तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं विवेचना दौरान एक नामजद अभियुक्त अर्जुन पांडे को जेल भेजा गया। आज एक गोरखनाथ थाने में प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों व अन्य व्यक्तियों द्वारा हॉस्पिटल द्वारा सही ट्रीटमेंट न करने पर थोड़ा हंगामा किया। पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर उन्हें समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है तथा अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हरदोई जनपद में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर जिस्म के भूखे युवक ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी की हुई है। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला खेत के घास काटने गई हुई थी। उसी दौरान जिस्म के भूखे युवक के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया हुआ है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर हरदोई पुलिस के द्वारा 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला का मेडिकल करार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह प्रकरण थाना संडीला अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर एक महिला के साथ एक युवक द्वारा गलत काम किया गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और जहां पे पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर लेके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा आरोपी की हिरासत को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत। यूपी के मथुरा में संतों और ब्रिजवासियों ने अमेरिका की टैरिफ नीति के विरोध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता फलाहारी बाबा ने ट्रंप को मानसिक रोगी बताते हुए कहा कि भारत ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जिस पर किसी विदेशी दबाव का असर नहीं होता। उन्होंने कहा कि परमाणु प्रशिक्षण के समय भी अमेरिका के प्रतिबंधों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा था। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पाठक ने लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान करते हुए संघर्ष का संकल्प दोहराया। डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रोगी हो चुका है। वो चाहता है कि मैं टैरिफ लगा के हिंदुस्तान को झुका दूं, लेकिन उसको नहीं पता ये 2025 का हिंदुस्तान है, ये कभी नहीं झुकेगा। हम लोग रूस से तेल खरीदेंगे। ये हिंदुस्तान मोदी जी का हिंदुस्तान है और मोदी जी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितना भी जोर लगा ले। पहले भी अमेरिका ने जब पोखरण विस्फोट हुआ था तो प्रतिबंध लगाए थे, तब भी हिंदुस्तान नहीं झुका था, न आज झुकेगा। हम लोग स्वदेशी माल खरीदेंगे, स्वदेशी फैक्ट्री चलाएंगे और अपने देश में नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे। हम कितना भी संघर्ष करेंगे, लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। हम सब ने यहाँ मिलके द्वारकाधीश भगवान मथुरा में होली गेट के सामने डोनाल्ड ट्रंप को एक संकेत दिया है और बताया है कि ये भारत है, यहाँ किसी का आश्रय नहीं लेते हैं, आश्रय देते हैं। और सबको एक संकेत भी दिया है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेश में ही खुश रहेंगे। हम विदेश में जब एकता और प्रेम देते हैं,
जब कोई हमें वहाँ सम्मान देता है। अब जहाँ पे अगर एकता की बात ना हो, विखंडता की बात हो, जहाँ सिर्फ शत्रुता का बैर भाव अपनाया जाए, हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे किसी भी पद पे किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और ना ऐसे देश को हम अधिकार देंगे कि जो हमें नीचा दिखाए और हमें छोटा समझे। हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी सबका विकास चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार से कि हमारी सरकार ना झुकी है, ना झुकने देगी और डोनाल्ड ट्रंप को ये संकेत देती है कि वो होश में आ जाएं और इस भारत के जोश को समझें। डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूका है। हमारा ये कहना है कि जो विदेशी सामान खरीदते हैं वो भारत का खरीद है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ की धमकी से भारत कभी नहीं झुकेगा और भारत और रूस से जो तेल लेता है वो तेल लेता रहेगा। हम मोदी जी के साथ हैं और हम सभी भारतवासियों से कहना चाहते हैं कि अपना स्वदेशी सामान खरीदें और जिससे क्या है कि अपनी जीडीपी बढ़े। विदेश नीति हमेशा से मजबूत रही है और हमने 1971 से लेकर के अब तक अमेरिका के आगे कभी घुटने नहीं टेके। हमने जब 1971 में उसी ने बेड़ा भेजा था, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जब पोखरण विस्फोट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, इसने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए, तब हमने करारा जवाब दिया और अब वो फिर तीसरी बार ऐसा कर रहा है तो हमने करारा जवाब दिया है। मोदी जी न झुकेंगे न डरेंगे और निश्चित रूप से संपूर्ण भारतवासी को चाहिए कि वो अमेरिका के प्रोडक्टों का बहिष्कार करे, जिससे कि स्वदेशी को अपनावे, जिससे कि भारत मजबूत हो। गुजरात के सूरत पुलिस आयुक्त के निर्देश में पीसीबी, डीसीबी और एसओजी की संयुक्त मुहिम के तहत नो ड्रग्स इन सिटी अभियान जारी है। अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए जोन 1 के 6 थानों सारोली, लसकाड़ा, कापोदरा, सरथाड़ा, वराछा और पूना ने बीते 1 वर्षों में कुल 1.46 करोड़ रुपए की शराब जब्त की। डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि आबकारी विभाग व वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 66,181 शराब की बोतलों को रोलर से नष्ट किया गया। पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। आज रोज जोन 1 पुलिस स्टेशन के विस्तार में इसमें बराचा, पूना, सारोली, सरथाना, लसकन और कापोद्रा पुलिस स्टेशन आते हैं। इसमें टोटल 1,46,16,000 का जो मुद्दा माल है वो डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ पे जो कमेटी बनी उसमें हमारे सूरत शहर के एसडीएम, सिटी प्रांत साउथ और आबकारी अधिकारी श्री की हमारी कमेटी बनी और इस कमेटी ने अच्छे से काम करते हुए सारे मुद्दा माल को नाश किया। मोर देन 66,000 बॉटल्स थी और सारे को एसएमसी के कोऑर्डिनेशन में सरकारी पंचों के सामने और फायर सेफ्टी और हेल्थ का रेगुलेशन जो है, जो गृह विभाग का जो नया सर्कुलर है उसके बेसिस पे हमने सबका नाश किया। टोटल मुद्दा माल की वैल्यू 1,46,16,000। सर कितने पुलिस स्टेशन का मुद्दा माल? टोटल 6 पुलिस स्टेशन का मुद्दा माल है यहाँ पे जोन 1 के विस्तार का। मध्य प्रदेश की भूतशाला में आगामी बसंत पंचमी पर्व 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जिसमें पूजा और नमाज एक ही दिन होने की स्थिति बन रही है। इसको लेकर भोज व उत्सव समिति ने मांडू स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। समिति ने मांग की कि बसंत पंचमी पर हिंदू समाज को पूरे दिन पूजा का अवसर दिया जाए, जिसमें कोई विघ्न न आए। समिति के केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर सहित अधिकारियों को भी ज्ञापन भेजा है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के संबंध में ज्ञापन दिया है। 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार आएगा, मां सरस्वती जन्मोत्सव रहेगा उस दिन और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार विघ्न डले पूजा अर्चना में। इसी को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि जो पूरे विभाग अभी से विचार करे, क्योंकि जो आदेश हुआ उसके अंदर हिंदू समाज बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा आदेश है उसका पालन किया जाए और धार्मिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसा आदेश हो, किसी बसंत पंचमी के दिन ही हिंदू समाज में पूजा अर्चना करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही और देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।